नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं रोजमर्रा की लाइफ में पेश होने वाली तमाम बीमारियों के बारे में। आप उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम आपको उस बीमारी के बारे में बता सकते हैं कि क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। इन सब बीमारी के बारे में हम अपने सी हेल्थ में चर्चा करते हैं। तो दर्शकों, आज हम बीमारी के बारे में चर्चा ना करके आज हम बात करेंगे दवाइयों के बारे में कि आखिर दवाइयाँ की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, किस तरीके से उसको बनाया जाता है। इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर RS राणा, जो कि फार्मासिस्ट SN मेडिकल कॉलेज में है और साथ ही एसोसिएट पदाधिकारी भी हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम डॉक्टर का स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो दवाइयाँ जो एक पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी कि जो उसकी गुणवत्ता होती है, क्या होती है उसकी गुणवत्ता और किस तरीके से दवाइयों को बनाया जाता है। दवाइयों की गुणवत्ता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसमें फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जी। रिसर्च से लेके दवा वितरण तक फार्मासिस्ट के द्वारा ही ये सारे काम कराए जाते हैं, क्योंकि एक रूल बना हुआ है जी। ड्रग एंड एक्ट फार्मेसी एक्ट 1948, उसके तहत सारी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग से लेके दवा वितरण तक का कार्य फार्मासिस्ट के द्वारा ही कराया जाता है। और मेडिसिन के बारे में फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा डीपली जानकारी होती है। डॉक्टर्स एक डिजीज़ के डायग्नोस के उसमें प्रॉपर वो होता है, फार्मासिस्ट एक मेडिसिन के बारे में एक्सपर्ट होता है जी। तो उसका अब विदेशों में तो कल्चर है, चल रही है जी। तो उसमें आप डॉक्टर पेशेंट देखेगा, डायग्नोस करेगा, उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब फार्मासिस्ट करेगा जी। तो यहाँ पे भी इंडिया में भी ये आया है, एक फार्म डी करके कोर्स आया है जी। तो उसके तहत 5 साल का है, डिग्री है जी। उसमें यही प्रोसीडिंग के तहत यहाँ कोर्स कराया जा रहा है। प्रिस्क्राइब मेडिसिन फार्मासिस्ट के द्वारा कराई जाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से, साइड इफेक्ट से, एंटीडोट क्या है, सारी चीज़ें क्या हैं, उनको फार्मासिस्ट को ही ज़्यादा जानकारी होती है जी। तो फार्मासिस्ट के द्वारा कराई जाती हैं। और ड्रग कैसे मेंटेन करना है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करनी है, उसको कितने टेम्परेचर पर रखना है, और उसकी स्टोरेज कैसे करनी है मेडिसिन, सारी चीज़ों की जानकारी फार्मासिस्ट को ज़्यादा होती है। और आप कभी भ्रांतियाँ होती हैं कि सरकारी अस्पताल या बाहर की मेडिसिन, तो सरकारी अस्पताल में मेडिसिनों का कोल्ड चेन मेंटेन करना और स्टोरेज करना मेडिसिन का बहुत प्रॉपर होता है, क्योंकि अभी सप्लाई होती है मेडिसिन लखनऊ से जी। आगरा के लिए आई तो AC गाड़ी में कोल्ड चेन मेंटेन करके उसमें स्टोरेज में रखी गई। स्टोरेज भी कोल्ड चेन मेंटेन करता है प्रॉपर, उसमें मेडिसिन आके रख गई, वहाँ से सप्लाई हो रही है हॉस्पिटल के लिए, वो भी एक गाड़ी के द्वारा पहुँचाई जाती है कोल्ड चेन मेंटेन करके। वहाँ पे भी जो ILR वगैरह जो होते हैं उनमें भी बिल्कुल कोल्ड चेन मेंटेन करके ही वहाँ रखी जाती है। वैक्सीन हो या इंजेक्टेबल हो, सारी चीज़ें हों तो वो प्रॉपर साइकिलिंग उसकी होती है कोल्ड चेन की, प्रॉपर। सरकारी में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, प्राइवेट में मैं वो नहीं कह सकता कि मेंटेन नहीं होती, पर कुछ चीज़ों के बीच में जो लाने ले जाने की प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है जी सरकारी में। डॉक्टर के साथ मैं बात करना चाहूंगी, जो आपने जैसे बताया है कि अगर बनाई जाती है तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है अगर कोई दवाई बनाई जाती है, तो उसके साथ मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर, जो एक्सपायरी जो आप लोग लिखते हैं कि 2 साल तक इसकी वैलिडिटी है और 1 साल तक इसको खा सकते हैं, इसके बाद ये नुकसान करेगी, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी। तो एक्सपायरी का जो टाइम शेड्यूल होता है वो आप किस तरीके से बनाते हैं? जो आप मेडिसिन हम बना रहे हैं जी, उसमें जो इंग्रेडिएंट पड़ रहा है मेडिसिन का, उसका एक प्रॉपर टाइम होता है जी। किसी का 2 साल है, किसी का 3 साल है, किसी का 1 ही साल है जी। जो आपने इंग्रेडिएंट डाला उसका टाइम आपको मालूम है तो उस हिसाब से एक्सपायरी लिखी जाती है। एक्सपायरी का मतलब ये नहीं होता कि आपका टाइम है मार्च एक्सपायरी और अप्रैल में वो आपको रिएक्ट कर जाएगी या और कोई कर जाएगी, ऐसा प्रॉपर नहीं है उसका। तो उसकी जो क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है, उसमें थोड़ा सा असर कम होने लगता है पेशेंट के लिए या किसी के लिए, उसके लिए एक्सपायरी लिखी जाती है मेडिसिन के लिए। अब जैसे आपने अप्रैल में यूज कर ली तो कोई रिएक्ट थोड़ी करेगी, पर असर उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसमें प्रॉपर पेशेंट को असर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों की भ्रांतियां हैं कि एक्सपायरी दवा खा ली रिएक्ट कर गई, ये कर गई। रिएक्शन होना है तो आपको एक्सपायर नहीं है उसके बावजूद भी होगा, और यार रिएक्ट नहीं होना है, आपने एक्सपायरी दवा खा ली तो फिर होना भी, वो भी नहीं होना है।
बट डॉक्टर जैसे कि आपने बताया कि अगर मार्च में अगर लिखी हुई है उसकी एक्सपायरी डेट, अगर आपने अप्रैल में खा ली तो वो उसका असर कम करेगी ना कि नुकसान करेगी। जी जी ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ उसके साथ में कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर एक्सपायरी हो गई है 2 साल, अगर मान लीजिए कि 2 मार्च को अगर एक्सपायरी है, उसके अगर हम 6 महीने बाद अगर हम खाते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कोई बात नहीं 6 महीने है हम खा सकते हैं। क्या उस समय पर वो दवाई हमें रिएक्ट कर सकती है? रिएक्ट तो नहीं करेगी, उसका वही मैंने बताया, उसका जो क्वालिटी वो सारी चीज़ें होती है वो मेंटेन होती है ना, उसके टाइमिंग के हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, गुणवत्ता कम हो जाती है। गुणवत्ता कम होगी तो इतना असर नहीं करेगी तो प्रॉपर जो हम डिजीज में दे रहे हैं मेडिसिन तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, तो पेशेंट पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब नुकसान नहीं करती, उसका इफेक्ट जो है कम हो जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर। इसके साथ मैं जानना चाहूंगी कि जो आजकल देखा जाता है कि लोग ज़्यादातर प्राइवेट डॉक्टर्स के पास ज़्यादा जाते हैं और जो दवाइयाँ हैं वो उनकी ज़्यादा खाते हैं ना कि सरकारी की। वो लोग सरकारी की दवाइयों को अवॉइड करते हैं, उनको नहीं खाते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं? ये कुछ लोगों की साइकोलॉजी बनी हुई है कि सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ अच्छी नहीं मिलती, प्रॉपर देखभाल नहीं होती, डॉक्टर मरीज सही तरीके से नहीं देखते। ये गलत है, क्योंकि सरकारी अस्पताल की जो मेडिसिन है वो टेंडर्स होके सारे वो होके चेकिंग होके उसके बाद उनके टेंडर किए जाते हैं मेडिसिन के, उसके बाद सप्लाई होती है हॉस्पिटल में। मेडिसिन की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है और स्टोरेज होते हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह वो बराबर साल में 2 बार आके चेक करते हैं, उनके सैंपल भरे जाते हैं, सैंपल चेकिंग करके लाइब्रेरी लैब वगैरह में जाते हैं और वो पास होके आते हैं। तो गुणवत्ता पे तो आप सवाल उठा नहीं सकते। रही उसकी बात, साइकोलॉजी को आप ख़त्म नहीं कर सकते और पेशेंट लाखों हजारों सरकारी अस्पताल में भी आ रहे, भीड़ लगी रहती है, सारी चीज़ें आ रही हैं और ठीक भी हो रहे हैं पेशेंट, तो कैसे ठीक हो रहे हैं? मेडिसिन तो सरकारी खा रहे हैं। तो ये एक भ्रम है लोगों में कि प्राइवेट दिखाएंगे या प्राइवेट मेडिसिन खाएंगे तो सही हो जाएंगे, सरकारी खाएंगे तो नहीं खाएंगे। अभी हमारे श्रीमान प्रधानाचार्य डॉक्टर जी.के. अनेजा जी यहाँ मेडिकल कॉलेज में आए हैं, जब से मेडिसिन की उपलब्धता 450-500 मेडिसिन, महंगे इंजेक्शन, महंगी ओपीडी में प्रिस्क्राइब मेडिसिन और अच्छी कंपनी की मेडिसिन। कंपनी के बारे में तो कहूँगा, जो कंपनी पे जो स्टैंडर्ड कंपनी है और लो स्टैंडर्ड कंपनी है उसका तो इफेक्ट होता है मेडिसिन का। इफेक्ट भी वो होता है कि जो आप इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं कि प्रॉपर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं जितना डलना चाहिए, या उसमें नहीं डला है तो उसका इफेक्ट आता है पेशेंट पे। आप बहुत सारे मार्केट में देख रहे होंगी, आप दुकानों पे रख लेते हैं लोग, दर्द की दवाई दे दो, पेट दर्द की दवाई दे दो, उल्टी की दवाई दे दो। ये सब चीज़ें गलत हैं। आपको जहाँ मेडिकल स्टोर है या हॉस्पिटल है वहाँ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उस पर है, उससे ही मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि आप गलत लेंगे डाइक्लोफेनिक सोडियम है या और अन्य जो पेन किलर मेडिसिन है, आइबुप्रोफेन है, वो बहुत सारी ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती हैं। लगातार आप लेते तो जानकारी नहीं है लोगों को, आप फार्मासिस्ट लेंगे तो आपको कभी ये लोएस्ट कैटेगरी की मेडिसिन वो आपको पेन किलर देगा ही नहीं। उनके साथ भी आपको मेडिसिन मिला के देनी पड़ती है, उसका इफेक्ट गलत किडनी पे नहीं हो, लिवर पे नहीं हो, वो सारी चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म में आप लोग खा रहे हैं मेडिसिन, दर्द उसके इफेक्ट इतने आ जाते हैं कि बाद में हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। किसी को लिवर की प्रॉब्लम होगी, किसी को किडनी की प्रॉब्लम होगी, तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। कोई भी चीज़ मेडिसिन लेनी है प्रॉपर जगह से लें, और वो आप जहाँ मेडिकल स्टोर से फार्मासिस्ट है तो वहाँ से लें। अभी बीच में ये मेडिकल स्टोर के एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी हड़ताल और ये सारी चीज़ें करी, वो गलत है, क्योंकि जो ड्रग एक्ट बना है उसमें फार्मासिस्ट की बहुत अहम भूमिका है। और भूमिका का मतलब ये है कि प्रॉपर जिस मेडिसिन की हो या किसी चीज़ की जानकारी संबंधित पर्सन को ही होती है, अदर पर्सन को इतनी। अभी 5 क्लास 8 पास क्लास आप आदमी बैठा दीजिए, वो तो केवल दवाई के पर्चा आया, उसने उठा के मेडिसिन दे दी, उसे ये जानकारी नहीं है एडवर्स रिएक्शंस क्या हैं, इसके एंटीडोट क्या हैं, डॉक्टर ने डोज सही लिखी है कि नहीं लिखी है। फार्मासिस्ट का इसमें भी जैसे प्रिस्क्राइब लिख के डॉक्टर का आया तो उसमें मेडिसिन जो भी लिखी है तो वो डोज सही लिखी है कि नहीं लिखी है, या और कोई सारी चीज़ देख के वो जब मेडिसिन देगा, यदि कोई प्रॉब्लम उसमें आ रही है कि डोज गलत लिख दी, कभी कभी हो जाता है, गलती हर एक से होती हैं, तो वो डॉक्टर से संपर्क करेगा, डॉक्टर से बताएगा कि डॉक्टर साहब ये डोज गलत है, थोड़ा सा इसमें सुधार हो जाए, तो वहाँ से कभी कभी सुधार हो जाता है, तो मरीज पे उसका इफेक्ट नहीं आता है।
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सही जगह से मेडिसिन लेनी चाहिए, ये मेरा कहना है। जी, एक तरह से आपने सही कहा कि हम लोग जो मतलब और जो लोग होते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं और दवाइयाँ जो ऐसी शॉप से ले लेते हैं कि अगर दर्द हो रहा है तो, ना कि किसी मेडिकल स्टोर से लेते हैं। अगर मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो वहाँ पर ट्रेनिंग जो लोग होते हैं, ट्रेन करे हुए, उन लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारियाँ होती है कि कौन सी दवाई कब देनी है, तो उन्हीं से हम लोगों को मार्केट से दवाई खरीदनी चाहिए। डॉक्टर के साथ मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि आपने बताया था जैसे कि अभी की दवाइयों के बारे में कि जो सरकारी और प्राइवेट के बारे में आपने बताया, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल देखा जाता है कि बहुत से जो डॉक्टर होते हैं वो अपने हिसाब से जो दवाइयाँ लिखते हैं, वो दवाइयाँ सिर्फ उन्हीं के जो क्लिनिक होते हैं वहीं पर ही मिलती हैं और बाकी जगह नहीं मिलती हैं। तो और मिलती भी है तो कुछ कंपनी का फ़र्क होता है। अगर कोई पेशेंट अगर वो दवा लेता है, उस कंपनी की जगह थोड़ा अगर फ़र्क होता है लेकिन वो काम वही करेगी, तो क्या उसका कुछ नुकसान होता है? अगर पेशेंट्स पे कुछ इस पर इफेक्ट पड़ता है क्या? कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो आप इंग्रेडिएंट उसमें है, कंपोजिशन फार्मूला है जी, कंपनी बहुत सारी होती हैं, जी, मेडिसिन एक ही होती है जी, आप उस कंपनी की यहाँ से ले लीजिए, दूसरी कंपनी की दूसरी जगह से ले लीजिए, मेडिसिन तो वही रहेगी, जी, इंग्रेडिएंट वही रहेगा। मतलब तो उससे कंपनी का कोई नाम नुकसान चेंज हो जाता है। नाम एक मेडिसिन को कम से कम 50-100 कंपनी बना रही हैं, जी, जी, उसमें इंग्रेडिएंट वही है। वही है। अब यहाँ से लेंगे इस नाम से जी, तो यहाँ से ले लें, दूसरे नाम से दूसरी जगह, तो मेडिसिन तो वही रहेगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बट पर कुछ हैं, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, जी, वो पर्टिकुलर उसी कंपनी की मेडिसिन लिखनी है जी, और मोनोपोली कंपनी है, जी, उसका दूसरी जगह मिलना नहीं है। जी, पेशेंट चक्कर काट रहा है पूरे जी, जगह, 4 जगह पूछी, 5 जगह पूछी, उससे कोई मेडिसिन ही नहीं मिल रही नहीं मिल है, रही उससे कह दी कि इसी कंपनी की लानी है। जी, जी, तो ये चीज़ गलत है। जी। कोई चीज़ ले रहा है, आप लिख रहे हैं, उस कंपोजिशन फार्मूला की फार्मासिस्ट को जानकारी है, जी, जी, ये कंपोजिशन है, जी, जी, वो कंपोजिशन पे ध्यान देगा, कंपनी के नाम पे कम ध्यान देगा। जी, जी, उसने और अच्छी कंपनी को उसको पेशेंट को दे दी तो उसको फायदा ही होगा, जी। नुकसान नहीं होगा। मगर वो एक बार बताते हैं कि ये जो लिखी है इसका कंपनी का नाम ये है, लेकिन काम वो वही करेगी, लेकिन पेशेंट्स क्या होता है वो घबरा जाते हैं कि कहीं उसको भी नुकसान ना कर जाए। पेशेंट को जानकारी ही नहीं है, हाँ, जानकारी वो डॉक्टर नहीं को है। दिखाने गया, उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, जी, जी, उसको बता दी यही मेडिसिन लेनी है, उसको दिखा के आइए जी, जी, सही है कि गलत है, जी, तो वो डर जाता है पेशेंट, जी, जी। भाई यही मिलनी चाहिए, सही कि बात गलत है। नहीं हो जाए या वो जी, नहीं हो जाए, उसको नुकसान कर जानकारी नहीं है, जाएगी। मेडिसिन के बारे में जी, जी। जानकारी नहीं है, कंपोजिशन फार्मूले के बारे में जानकारी नहीं है, जी, वो फार्मासिस्ट को ही जानकारी है। जी, तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि कभी कभी डॉक्टर्स लिख देते हैं मेडिसिन, तो फार्मासिस्ट को ये लग रहा है कि भाई ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड कंपनी नहीं है, लोएस्ट उसकी है, तो और अच्छी कंपनी की निकाल के दे देता है, जी, जी, तो मरीज को फायदा होता है। और रेट की बताएं हम तो लोकल जो कंपनी है उनके रेट बहुत हाई होते हैं, जी, स्टैंडर्ड कंपनी है उनके रेट और कम होते हैं, कम तो उसको होते कम रेट में अच्छी मेडिसिन मिल जाए, उसको फायदा हो जाए, जी, उसके लिए फार्मासिस्ट की बहुत अहम भूमिका होती है। जी। डॉक्टर्स के साथ मैं अगर बात करूं उसके बारे में कि जो सरकारी अस्पताल होता है, ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर कोई पेशेंट उनके पास जाता है इलाज के लिए तो वो लोग ज़्यादा दवाइयाँ लिखते हैं, और जो प्राइवेट होते हैं उसमें दवाइयाँ कम दी जाती है। अक्सर लोगों के अंदर ये भी बात रही है कि नहीं, हम सरकारी में नहीं जा रहे, वहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर दवाइयाँ लिख देते हैं और हमें वो दवाइयाँ नहीं खानी है, हम इसलिए प्राइवेट पे जाते हैं। तो उसके बारे में बात करना चाहूँगी। इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने बहुत इस पे मेडिसिन को लेके, सरकारी अस्पताल में उपचार को लेके बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। जी, जी, नई नई योजनाएं, जी, जी, आयुष्मान भारत योजना जी, बिल्कुल, और सारी योजना में उनको लाभ दे रहे हैं जनता को, जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और रही सरकारी अस्पताल की बात कि ज़्यादा मेडिसिन लिख देते हैं, अब मेडिसिन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है और अच्छी अच्छी कंपनियों की मेडिसिन के टेंडर हो रहे हैं, क्योंकि अब क्या है कि पहले जो परचेजिंग होती थी डायरेक्ट होती थी, जी, जी, जो भी रेट लिस्ट है सारी चीज़ें उनके हिसाब से परचेज हो रही है। अब उन्होंने क्या है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, जब से पोर्टल से मेडिसिन खरीदी जा रही हैं। जी, आपने क्लिक किया, 10 कंपनी आ गई, जी, रेट कॉन्टैक्ट देके किसकी रेट कम है, जी, उसी कम रेट पे आपने क्लिक मारी, ऑर्डर हो गया, जी, जी, मतलब स्टैंडर्ड कंपनी वो ऑर्डर कर सकती है। जी, जी, तो मेडिसिन की अच्छी कंपनी, गुणवत्ता वाली मेडिसिन आ रही हैं और उपलब्धता काफ़ी बढ़ रही है मेडिसिन की, और सरकार द्वारा बजट भी अच्छा दिया जा रहा है, जिसके कारण मरीजों के लिए इंडोर में मेडिसिन और आउटडोर के लिए मेडिसिन बहुत अच्छी उपलब्धता है। और आप पहले की अपेक्षा आज बात करेंगी, मेडिकल एसएन मेडिकल कॉलेज की बात समझ लो या जिला अस्पताल की बात समझ लो, जी, तो लोग ये कहेंगे कि हाँ साहब, जिला अस्पताल एसएन मेडिकल कॉलेज में दवाइयों की उपलब्धता, देख रेख बहुत सुधार हुआ है जी। और आगे सुधार हो और अच्छा होगा, ये मैं कामना करता हूँ।
जी बिल्कुल। दर्शकों, हम आपको बता दें आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर आर.एस. राणा, जो कि फार्मासिस्ट हैं, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं दवाइयों के बारे में कि दवाइयों की क्या भूमिका होती है और किस तरीके से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। मगर दर्शकों, अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर आर.एस. राणा, जो कि फार्मासिस्ट हैं, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं दवाइयों के बारे में कि दवाइयों की गुणवत्ता क्या होती है, क्या क्वालिटी होती है, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर, इसके साथ मैं जानना चाहूँगी, जो डॉक्टर जो होते हैं दवाइयों के बारे में बताते हैं कि किसी पेशेंट्स को देते हैं कि आपको सुबह खानी है खाली पेट दवा और एक शाम को खानी है, तो उसमें टाइमिंग का क्या इफेक्ट होता है? बहुत से पेशेंट देखा जाता है कि वो लोग अपनी दवाइयाँ भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं, उन्हें बाद में याद आता है और वो क्या करते हैं, एक साथ खा लेते हैं शाम को सारी दवा। तो इसके बारे में जानना चाहूँगी, किस हद तक पेशेंट को नुकसान पहुँचा सकता है? एक तो मेडिसिन खाई जाती खाली पेट दी जाती है जी। उसमें जो एंटासिड वगैरह होती हैं जी। तो उसके लिए गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, या कोई जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो गैस इरिटेशन करती हैं, उसका इफेक्ट नहीं हो, इसके लिए वो खाली पेट मेडिसिन दी जाती हैं। जी। वो तो नुकसान करने का कोई सवाल ही नहीं है। जी। एंटासिड। जी। बट डॉक्टर, तो आपने बोला खाली उसमें पेट। होता क्या है कि जो स्टमक होता है हमारा, उसमें पीएच लेवल मेंटेन होती है। अच्छा। एसिड भी होता है, बेस भी होता है। जी। तो कोई चीज़ आप एसिडिक बराबर ले रहे हैं, कोई पान मसाला खा रहे हैं और चीज़ खा रहे हैं एसिडिक, तली भुनी चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसका जो मीडियम होता है वो बढ़ जाता है। उससे क्या है कि खट्टी डकार आई या और कोई गैस्ट्रिक हुआ, तो उसके लिए आप जो मेडिसिन एंटासिड देंगे तो उसका पीएच लेवल मेंटेन करेगा और इट कम करेगा, और मेडिसिन का इफेक्ट भी जो हो रहा है आपको, पेन किलर वगैरह होती हैं उनके साथ ये एंटासिड मिला के दी जाती हैं। जी। तो डॉक्टर्स कहते हैं, बात करूँ, अगर लोग टाइमिंग्स पे नहीं खाते हैं तो उसकी बात करना चाहती हूँ कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? टाइमिंग्स क्या, जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, स्टमक में एब्जॉर्प्शन हुआ, स्टमक की लेयर ने एब्जॉर्ब किया, फिर ब्लड में गया, ब्लड से पूरी बॉडी में सप्लाई गया, बॉडी सप्लाई से आप जहाँ इफेक्ट हो रहा है, पेन हो रहा है या कोई चीज़ हो रही है पर्टिकुलर पार्ट पे उसका इफेक्ट हुआ, तो वो आप मेडिसिन ली। जी। आपने उसका टाइमिंग ये होता है कि आप जो एंटासिड होती हैं वो तो खाली पेट दी जाती हैं, और मेडिसिन होती हैं वो खाना खाने के आधा घंटे बाद, वो भी डाइजेस्ट हो जाए, भोजन डाइजेस्ट होने के बाद आप लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन की लेयर पे, स्टमक की लेयर पे प्रॉपर हो, उसका एब्जॉर्प्शन पूरा हो। आपने खाना खाया, टैबलेट ले ली, खाना उसकी प्रोसेस हुआ, डाइजेशन हुआ, वो बाहर निकल गया, तो जो मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हुआ फिर उसका पूरा बॉडी पे इफेक्ट नहीं होगा। जो भी इस पर्पज से ले रहे हैं उसका प्रॉपर इफेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आधा घंटे बाद बताते हैं। कभी आप दूध की बात करता है कि दूध से लेना है कि साहब काय से, ठंडे पानी से लेना है कि गर्म पानी से लेना है। मेडिसिन हमेशा सादा पानी से लेनी चाहिए। जी। बहुत सारी चीज़ें जैसे विटामिन D3 है, बहुत सारी चीज़ें, एंटी हेलमेंथिक ड्रग है, कीड़े मारने की दवाई दी जाती है, तो वो मीठा खिला के दूध के साथ दी जाती है, जिससे कि जो वार्म वगैरह हों तो मीठे से बाहर निकलें, उन किल हों वो बाहर निकल जाएं। जी। और विटामिन D3 का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है, इसके चक्कर में दूध से ज़्यादातर दे दी जाती हैं। पर जनरली मेडिसिन दूध से नहीं दी जाती है। दूध क्या है कि थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं कर पाता है मेडिसिन का। आप पानी से लेंगी दवा घुलेगी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, दूध से लेंगी उसके घुलने में टाइम लगेगा, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसके चक्कर में दूध से और उससे कम लेनी चाहिए, सादा पानी से लेनी चाहिए। गर्म पानी से भी इसमें से नहीं लेनी चाहिए। केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी गर्म से किसी का रिएक्ट हो रहा है या केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसका इफेक्ट जो प्रॉपर होना चाहिए एब्जॉर्प्शन तो हो ही जाएगा, पर उसका गलत इफेक्ट कोई रिएक्ट होगा तो आप ये समझेंगे सब मेडिसिन ने इफेक्ट कर दिया, ये कर दिया,
तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सादा पानी से मेडिसिन लेनी चाहिए। मगर अक्सर देखा जाता है डॉक्टर के लोग समझते हैं कि नहीं मेरे अभी इलाज चल रहा है, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ तो मुझे दूध से लेनी चाहिए ताकि वो मेरी बॉडी में एनर्जी मिले और मेरे को फायदा करेगी। इनको कहते हैं दवाइयाँ गर्म कर जाएंगे, तो लोग दूध से ज्यादा लेते हैं, तो इस तरह से वो नुकसान कर सकती है उनको। नुकसान तो नहीं कर सकती, मतलब केवल एब्जॉर्प्शन की बात होती है। पर आप दूध ले रहे हैं तो आप उस समय तो पानी से ले लीजिए, घंटे भर बाद 2 घंटे बाद दूध ले लीजिए। आपको इस चीज के दूध चाहिए, दूध भी जरूरी है, बहुत सारे विटामिन हैं, कैल्शियम है, बहुत सारी चीजें हैं, उनसे दूध से प्रॉपर मिलनी है। मगर ये है कि लोग ज्यादातर सोचते हैं कि नहीं हमें दूध के साथ दवाई लेनी चाहिए, तो ये धारणा गलत है। वो धारणा गलत है, दूध और उसके साथ मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। जी डॉक्टर, अगर बात करूँ जो दवा में कोडिंग होती है, जो कोडिंग लेयर होती है, अगर कभी पेशेंट से खोलते टाइम या कुछ अगर होता है तो हट जाती है, अगर वो दवाई फिर लेता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? कोडिंग का क्या महत्व है? कोडिंग का टैबलेट पे ये इफेक्ट है कि जो इरिटेटिव होती हैं, जो तीखी या बिटर टेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें आप डायरेक्ट लेंगे तो उसका जीभ पे डालते ही बिटर टेस्ट का इफेक्ट होगा, आप इरिटेट होगा, पेशेंट खाने में प्रॉब्लम होगी जी। तो उसको शुगर की कोटेड या वो सारी चीज़ें कोटिंग लगाई जाती है, जिससे आप मुंह में लेंगे तो वो मीठा लगे, टैबलेट अंदर चली जाए, कोटिंग हटेगी, मेडिसिन उसमें डिजॉल्व होगी, डिजॉल्व के बाद प्रॉपर उसका जो एक्शन होगा वो होगा, उस पर मुंह से जो टेस्ट होगा वो नहीं बिगड़ेगा और पेशेंट इरिटेट नहीं होगा। इरिटेट नहीं होगा, मतलब सिर्फ कोडिंग का इसलिए किया जाता है कि ताकि जो स्वाद होता है दवाई का वो उनको इफेक्ट ज्यादा नहीं करे, टेस्ट के लिए होता है। मतलब उससे कुछ ऐसा नहीं है कि इफेक्ट अगर उसकी बीमारी पे पड़ेगा, बीमारी पे कोई इफेक्ट नहीं है, वो टेस्ट के लिए केवल। जी डॉक्टर, अगर बात करूँ जेनेरिक दवा के बारे में जैसे आपने बताया, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कि लोग कितना ज्यादा आते हैं और कितने अवेयर हुए हैं इसके प्रति, इसके बारे में जानना चाहती हूँ मैं। जो सरकारी अस्पतालों में तो मेडिसिन की जो परचेज होती है वो जेनेरिक स्तर पर ही होती है जी। कंपनी ट्रेड नेम आती हैं मेडिसिन तो कम उसमें आती हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई हैं जेनेरिक मेडिसिन के लिए, जो स्टोर खोले हैं सरकारी अस्पतालों में, एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, मानसिक अस्पताल, अभी उसके लिए मरीज अवेयर नहीं है। डॉक्टर ने जो कंपनी की मेडिसिन लिख दी उसके लिए तैयार रहता है कि जो डॉक्टर साहब ने लिखी है वही मेडिसिन लेंगे। अभी काफ़ी प्रेशर किए जा रहे हैं कि आप जेनेरिक मेडिसिन लिखें, जेनेरिक नेम से मेडिसिन लिखें प्रिस्क्रिप्शन पर प्रॉपर उसका वो हो नहीं पा रहा है जी। यदि डॉक्टर उस पर जेनेरिक नेम से लिख दे जी, आपको मेडिकल स्टोर वहाँ है ही, रेट का बहुत डिफरेंस काफ़ी होता है, पेशेंट को उसका लाभ मिलता है जी। और मेडिसिन की जो कम होती है, जो आप इंग्रेडिएंट पढ़ा रहा था, उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता जी। केवल धारणा है कि आप जेनेरिक ले रहे हैं कि ट्रेड नेम से ले रहे हैं जी। तो उसका मेरा यही अनुरोध है कि डॉक्टर्स जेनेरिक नेम से लिखें और उसका लाभ हमारे गरीब जनता को, उसको सबको मिलना चाहिए। और वहाँ पे भी हमारा फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, जेनेरिक नेम देख के अपना मेडिसिन देगा। अब बाहर क्या होता है, आपने जेनेरिक नेम से लिख दी, कंपोजिशन 3-4 मेडिसिन में, एक जो ट्रेड नेम से मेडिसिन है उसमें 3-4 कंपोजिशन है, डॉक्टर को लिखने में परेशानी होगी। 4 कंपोजिशन लिख रहे हैं, एक टैबलेट का नाम लिखना है, उसके लिए 4 कंपोजिशन के नेम लिख रहे हैं जी। तो उसके लिए भी जो कंपोजिशन रख देंगे तो फार्मासिस्ट समझ जाएगा ये कंपोजिशन की ये वाली टैबलेट है, तो वो तुरंत दे देगा जी। आप कोई ट्रेंड पर्सन नहीं है मेडिकल स्टोर पे जी, 5 पास 8 पास को बिठा रखा तो उसे समझ में नहीं आएगा कंपोजिशन क्या है जी। उसने तो केवल देखा, नाम उठा के दे दी, इतनी जानकारी, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है जी। तो बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती हैं, जो ट्रेड पर्सन है उससे ही मेडिसिन का या फार्मासिस्ट से ही मेडिसिन का वो डिस्ट्रीब्यूशन करवाना चाहिए, जिससे हमारी गरीब जनता को जेनेरिक मेडिसिन का लाभ मिल सके जी और वो स्वस्थ हो सके जी। डॉक्टर, अगर बात करो जैसे आपने बोला कि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो मतलब डॉक्टर्स होते हैं जो इसके लिए अवेयर नहीं है या जेनेरिक दवा नहीं लिखते हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए क्या कोई आप क्या करना चाहेंगे? क्या कोई सेमिनार या लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए क्या करेंगे आप? वैसे तो एक जैसे प्रोग्राम चलाने चाहिए, या तो टेलीविज़न के माध्यम से जी या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, उसमें सारी चीज़ों की जानकारी पॉइंट वाइज दें कि ये जेनेरिक मेडिसिन की उपलब्धता, मेडिकल एसएन मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में ये मेडिकल स्टोर खुले जी। डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहिए कि आप प्रिस्क्रिप्शन जेनेरिक नेम से लिखें जी, तो जिससे मेडिसिन वहाँ आराम से मिल सके। और सेमिनार्स होनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य मेला लगाए जाते हैं जी, मरीजों को जागरूक करने के लिए और जहाँ संबंधित क्षेत्र है उसमें लाभ देने के लिए जी। तो स्वास्थ्य मेले टाइप लगाएं, उसमें सारे, या तो आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गया है सारी चीज़ों का, आप सुविधा से दिखा सकते हैं, पहले दिक्कतें होती थी सारी चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए जी। तो मेरा यही निवेदन है कि इस टाइप से
लगें, जगह जगह स्वास्थ्य मेले टाइप लगें जी, या टेलीविज़न के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए जी, तो जिसका लाभ हमारे कम पैसे में मरीज को अच्छा उपचार मिल सके, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत तो अब तक डॉक्टर इस तरह का कोई अवेयरनेस को कोई कार्यक्रम अभी तक हमारे देश में अभी तक आयोजित नहीं किया गया है कि ताकि लोगों को जेनेरिक दवा के प्रति वो जागरूक हो सकें, या डॉक्टर के लिए भी कोई ऐसा कार्यक्रम अभी आयोजित नहीं किया गया है? केवल जो प्रिंट मीडिया में ज़्यादातर लिख के आता प्रधानमंत्री जन औषधि जी योजना और सारी चीज़, आयुष्मान भारत योजना, जी, प्रेशर काफ़ी है सारी चीज़ों का कि ये योजनाओं का लाभ जल्दी से जल्द पहुंचाने के लिए जनता तक बहुत बड़ा प्रेशर है, अधिकारियों पे भी, उन पे जी, सारी चीज़ चल रही हैं। और हमारे यहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत का एक काउंटर बना हुआ है, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। जो भी लिफाफा प्रधानमंत्री जी के वहाँ से आता है ऑफिस से, वो कार्ड लेके एसएन मेडिकल कॉलेज में वो लिफाफा दिया जाता है। वहाँ से उनके जो सारी प्रोसीडिंग होके एक गोल्डन कार्ड दे दिया जाता है जी, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, सरकारी अस्पताल भी हैं। जी, अभी हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी ने कल मीटिंग दी थी, तो उसमें 2 से 4 ओपीडी भी चलाना चाहते हैं टाइमिंग, दोपहर के बाद जी, 2 से 4 बजे तक। आयुष्मान योजना के अंतर्गत तो लाभार्थी जो पेशेंट हैं जी, उनके लिए डॉक्टर्स, मेडिसिन सारी अवेलेबिलिटी के लिए वो जल्द ही चलाने वाले हैं। हफ्ते में 3 दिन ओपीडी लगा करेगी, जी, 2 से 4। उसके बाद 8 से 2 तक दिखाई सकता है, उसके बाद भी आप वो दिखाना चाह रहा है जी, आयुष्मान योजना के उस पर लाभ में, तो वो 2 से 4 तक ओपीडी में एसएन मेडिकल कॉलेज में दिखा सकता है और उसका लाभ ले सकता है। जी। तो डॉक्टर इसका ये कितने दिनों तक चलेगा, ये आपने जैसे बताया इसके बारे में? ये तो लगातार चलेगा, ये तो बना रखा है, गवर्नमेंट का रूल है। जी, तो तो गवर्नमेंट के हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उन्होंने वो क्योंकि डॉक्टर भी हैं, जी, जी, उन्हें बहुत जानकारी है सारी, जी, बिल्कुल, और इसका लाभ पेशेंट तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी सभी विभागों को, जो स्वास्थ्य विभाग है उसी को करना है। जी, तो सब जोर शोर से लगे हुए हैं इसमें। बहुत सारे लाभार्थियों को तो लाभ मिल रहा है, 5-5 लाख तक उसका लाभ में, इलाज का, जी, कैशलेस इलाज का उसमें प्रावधान है। जी, और काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल भी 38-40 के करीब उन्होंने वो रखा है उसका जी। प्रबंध करके। डॉक्टर्स के मैं जानना चाहूंगी कि इसके लिए कोई उन्होंने कोई हमारी सरकार की तरफ से कोई रूल अभी बना नहीं है कि मतलब कि पेशेंट्स को वो जेनेरिक दवाइयां ही लिखा करे डॉक्टर, ऐसा कोई रूल अभी बना नहीं है या ऐसा रूल बनना चाहिए? आप इसके बारे में जानना चाहूंगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने रूल बना रखा है, जी, लोगों को बार बार वहाँ से पत्रों द्वारा, जी, अधिकारियों को उसके द्वारा, कि केवल जेनेरिक मेडिसिन लिखी जाए और सरकारी अस्पताल की ही मेडिसिन लिखी जाए, बाहर की मेडिसिन नहीं लिखी जाए। जी, ये सारी चीज़ों के लिए है नियम। अब होता क्या है कि अब अवेलेबिलिटी उसके पेशेंट आया, पेशेंट डॉक्टर सब देख रहे हैं, जी, अवेलेबिलिटी मेडिसिन की पूरी है नहीं, जी, तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि जो भाई ठीक करना ही है, रेफरल हॉस्पिटल है एसएन मेडिकल कॉलेज, जी, उसके बाद आया तो जो मेडिसिन अवेलेबिलिटी है वो तो अस्पताल की लिख दी गई, जी, जी, और उसको और ज़रूरत पड़ रही है किसी चीज़ की तो बाहर की लिख दी गई। जी, जी, तो प्रॉपर वो चीज़ या तो गवर्नमेंट सारी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी मेडिसिन कॉलेज करवाए, जी, या फिर अवेलेबिलिटी होगी तो डॉक्टर वहीं की लिखेंगे जी, और जेनेरिक नेम से लिखेंगे, क्योंकि वहाँ डिस्पेंसरी होती हैं वो जेनेरिक नेम से ज़्यादातर आती हैं जी, और ट्रेड नेम से कम ही आती हैं। जी। तो एक तरह से उसका कह लाभ सकते हैं मरीज कि को प्रॉपर मिल पाएगा। तरीके से नहीं हुआ है ये लागू, इसमें कोई दंड का प्रावधान वगैरह नहीं। जो प्राइवेट डॉक्टर्स भी होते हैं वो भी अगर दवाइयाँ लिख देते हैं, उनको भी अगर बोला जाए कि जेनेरिक दवाई ही लिखा करें, तो उसके लिए कोई अभी प्रॉपर तरीके का रूल नहीं बना है। दंड का प्रावधान तो ये यूँ नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। मरीज या जो कोई है उसको ठीक करने का पर्पज होता है स्वास्थ्य विभाग का, जी, न कि किसी पे दंडात्मक कार्रवाई। कर्मचारी पे भी आप या अधिकारी पे भी कोई दंडात्मक कार्रवाई करेंगे तो फिर वो प्रॉपर खुल के कैसे काम कर पाएगा, खुल के सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। वो दंड के प्रावधान में डरता हुआ पेशेंट का इलाज करेगा तो पेशेंट कैसे सही होगा। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ मैनेज भी करी जाती हैं, क्योंकि हमें देखना है मेन, हमको प्रभु ने ये सेवा करने का मौका दिया है, सरकारी सेवा में लाए, सरकारी सेवा में मेडिसिन और से रिलेटेड हमको प्रोफेशन दिया। तो हमारी यही रहती है, सब कोई भी पेशेंट आए, गरीब आए चाहे पैसे वाला आए चाहे कोई आए, तो उसको प्रॉपर दिखाना, दिखाने के बाद मेडिसिन देना, मेडिसिन देने के बाद उसको बेचारे को उसका लाभ दिलवाना सबसे बड़ी बात रहती है। हमारी भावना भी रहती है, पेशेंट आया कोई गरीब है, उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं डॉक्टर साहब, तो उसको लेके डॉक्टर साहब तक पहुँचाना, उसके बाद दवाई दिलवाना, उसके बाद फिर भेज देना, तो उसको बड़ी संतुष्टि मिलती है ये सब चीज़ों के लिए। और सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, कोई भी सरकारी अस्पताल में मरीज आता है तो उसको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, और डायरेक्शन देना, बहुत से इरिटेट हो जाते हैं,
करे, किसी ने पूछा कि साहब फलाना नंबर कमरा कहाँ है या फलाना डॉक्टर कौन से कहाँ बैठते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मरीज़ तो परेशानी में आता है। और एक्चुअली है क्या कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी प्रोफेशन डॉक्टर्स वगैरह हैं या अधिकारी हैं, जो रेशियो होता है पेशेंट देखने का, कि जैसे ये नियमानुसार 50 पेशेंट एक डॉक्टर देखेगा, डॉक्टर देख रहे हैं कि साहब 500 पेशेंट या 400 पेशेंट, तो इरिटेशन क्या, वो परेशानी का तो विषय है ही। और सरकारी नौकरी करी है तो देखना तो है ही, सारी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है। प्रॉपर उस हिसाब से कर्मचारी नहीं है जितना मानक के हिसाब से होना चाहिए। अब मरीज आ रहा है 1500, 2000, 2500, 3000, देखना है ही है, मेडिसिन देनी ही है। एक फार्म से 100-50 से पेशेंट से ज़्यादा नहीं दे सकता, बांट रहा है 2500 पेशेंट की मेडिसिन, तो इरिटेशन तो कभी कभी इस कंडीशन में हो जाता है। पर फिर भी कोशिश ये की जाती है कि कोई भी इरिटेट पेशेंट हो उसको फिर भी समझाने की कोशिश की जाती है, प्यार से समझा के, क्योंकि भाई मेडिसिन का मामला है, उसको डोज भी समझानी है, कैसे लेना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आज हम आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर आर.एस. राणा, जो कि फार्मासिस्ट है, जिनसे आज हमने बहुत सारी जानकारियां ली कि दवाइयां किस तरीके से बनाई जाती हैं, क्या उसमें कंपनी का महत्व होता है, क्या कोडिंग का महत्व होता है। आज हमने डॉक्टर से बहुत सारी जानकारी ली। दर्शकों में अगर वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, डॉक्टर इसके साथ जानना चाहूंगी कि आप लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे। दर्शकों को ये देना चाहूँगा कि सरकारी अस्पताल के प्रति जो गलतफहमी या जो धारणा बनी हुई है उसको दूर करें जी, और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी अस्पताल में ही आप दिखाने जाएं जी, और उसका जो लाभ हमारी सरकार जनता को देना चाहती है उसका पूरा लाभ लें। आप ये सोचेंगे कि 25-25, 30-30 हज़ार का एक इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज में आ रहा है और बहुत महंगी दवाइयाँ मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं। जी, जी, तो प्राइवेट या ज़्यादा पैसा खर्च करने से मरीज का जो, अब गरीब तबका है हमारा, उस बेचारे को पैसे ही नहीं है जी, बहुत सारे इलाज पैसे के अभाव में इलाज करवाने नहीं पहुंचते हैं। तो उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप सरकारी अस्पताल में जाएं, अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी बहुत है और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं मेडिकल कॉलेज में। हमारा रिसर्च सेंटर भी है, क्योंकि बड़े प्रोफेसर्स वगैरह जो डॉक्टर वहाँ से बन के निकल रहा है, उनके लिए सारी चीज़ों का बहुत ज्ञान होता है हमारे यहाँ डॉक्टरों को। जी, जी, तो मेरा यही राय है कि सरकारी अस्पताल में आप दिखाएं। जी, बिल्कुल। दर्शकों, फिलहाल आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।